देखो बेटा, तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, रेजिस्टेंस और इफेक्टिव। उसके बाद हमने फेज निकाल दिया, और फेज के बाद हमने कैलकुलेट की कंडीशन की, अगर 10 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सर्किट जो है इंडक्टेंस डोमिनेटिंग हो जाएगा, नेगेटिव आएगी तो कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग, और अगर 0 आती है तो सर्किट किस पे चला जाएगा आपका, रेजोनेंस। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस के। रेजोनेंस एक अलग टॉपिक है, उसको हम प्रॉपरली उसमें कवर करेंगे, बाकी मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। वो क्या कहता है, वो एडमिट मैक्सिमम करंट, अगर आप इस RLC सर्किट में या LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, Z शुड बी मिनिमम। जब रेजिस्टेंस कम रहेगा जब तो करंट मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ही। और Z मिनिमम कब होगा बेटा, Z मिनिमम जब होगा जब XL किसके बराबर रहेगा, XC। और जब XL XC के बराबर होता है वो कब होता है, दैट इज एट रेजोनेंस। ये कहाँ पर होता है बेटा, रेजोनेंस। ठीक है जी, तो अगर मैं फॉर्मूले में देयरफॉर Z इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, √R²। XL अगर XC के बराबर रहेगा प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों बराबर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इम्पीडेंस कितना रहेगा हमारे पास, Z इज इक्वल टू। तो जब सर्किट मैक्सिमम करंट एडमिट करना चाहता है उस समय आपका इम्पीडेंस मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस मिनिमम कब रहेगा, जब XL किसके बराबर रहेगा, XC के, और जो हमारे पास इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे, R। अब अगर दोनों चीजें बराबर हो जाएं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो दोनों की वोल्टेज बराबर हो जाएगी बेटा। वोल्टेज बराबर होंगे, कैंसिल आउट होकर दोनों का नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। जो वोल्टेज है वो केवल किसके अक्रॉस दिखेगी, अक्रॉस द रेजिस्टेंस ओनली। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और आता है कि व्हेन XL इज इक्वल टू XC, जब XL किसके बराबर रहता है, XC के, तो क्या होता है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज अपीयर्स along रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है बेटा, जब आपका XL किसके बराबर रहेगा, XC के, तो जो आपने वोल्टेज अप्लाई करी थी पहले तो ये बढ़ गई थी, कुछ कैपेसिटर के अक्रॉस चली गई, कुछ इंडक्टर के अक्रॉस चली गई, कुछ रजिस्टर के अक्रॉस चली गई, मगर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस केस में पूरी की पूरी वोल्टेज केवल किसके अलोंग दिखाई देती है आपको, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाती है, 0। कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी हो जाती है हमारी, 0। ठीक है, फाई हमारे पास, इसको फेज भी बोल देते हैं बेटा, कई बार फेज क्या है, और फाई हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी है कि डायरेक्शन किस तरफ रहेगी। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है टाइम लैग का। टाइम लैग का मतलब क्या होता है कि जो इंडक्टर लगाया आपने, इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से कहाँ रह जाता है बेटा, पीछे रह जाता है। तो कितना जो टाइम है, टाइम लैग कितना, कितने टाइम से पीछे रह गया या कितने टाइम से कहाँ निकल गया आगे। इस पे बेस्ड NCERT में केवल एक ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7.23 या 7.25 के बीच का क्वेश्चन है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के लिए। उसमें वो क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम लैग फॉर टाइम लैग। T इज इक्वल टू 5/ओमेगा। टाइम लैग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा। फाई आपका वो फेज हो गया, ठीक है बेटा, और ओमेगा आपकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू 2π/d भी रख सकते हैं आप, जो भी कुछ रखेंगे, ठीक है ना। तो उस न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है, उस न्यूमेरिकल में आपका क्या है, RLC तीनों नहीं है, उसमें अकेला इंडक्टर है। अकेला कौन है, इंडक्टर। तो वहां से फाई की वैल्यू निकालेंगे इंडक्टर और रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ फाई की वैल्यू किसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ओमेगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, टाइम लैग। उस क्वेश्चन का आंसर शायद 1.5 सेकंड आता है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन कैपेसिटर के लिए पूछा गया है, फिर उसमें टाइम लैग पूछा गया सेकंड पार्ट में। उसके बाद फिर एक कैपेसिटर क्वेश्चन इंडक्टर के लिए पूछा गया है,
और उसमें फिर क्या पूछा गया है आपका टाइम लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये जो रेजोनेंस वर्ड आ रहा है ना बार बार रेजोनेंस, इस रेजोनेंस को हम अगली क्लास में कंफर्म करेंगे कि रेजोनेंस क्या है, और इसी में हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, उसी में कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा।